राधिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है, जो तुम्हें खाना चाय नाश्ता बनाकर खिला पिला सकते हैं। जब तुम हमेशा मेरा ध्यान रख सकती हो, तो तुम्हारे बीमार हो जाने पर मैं भी तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे श्याम प्रसाद जी की जान तुम में ही बसती है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जिंदगी भर बेटे बहू हमारा साथ दें या ना दे, पर हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल राधिका जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए श्याम प्रसाद जी और राधिका जी भावुक हो गए थे। एक दिन की बात है, श्याम प्रसाद जी ने राधिका जी से कहा, राधिका, बहुत दिन हो गए बेटे और बहू से मिले हुए, चलो चलकर बेटे और बहू से मिलकर आते हैं। कुछ दिन उनके घर पर रह लेंगे तो उन्हें भी और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। राधिका जी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मन लगा हुआ है। कुछ दिनों के लिए बेटे बहू के पास चलते हैं। बेटे को फ़ोन करके बता दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं। श्याम प्रसाद जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे बताया कि कुछ दिनों के लिए वो लोग वहाँ रहने आ रहे हैं। श्याम प्रसाद जी के बेटे विजय ने अपनी पत्नी अनामिका को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता है कि अम्मा बाबूजी के आने की बात सुनकर अनामिका भड़क जाएगी। इसीलिए उसे कुछ भी नहीं बताया और वो सोचने लगा कि जब अम्मा बाबूजी आ जाएंगे तो देखा जाएगा। फिर अगले ही दिन श्याम प्रसाद जी अपनी पत्नी राधिका के साथ अपने बेटे के घर पहुंच गए। श्याम प्रसाद जी ने घंटी बजाई तो दरवाज़ा अनामिका ने खोला। वो अपने सास ससुर को देखकर हैरान रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सास ससुर उसके दरवाजे पर खड़े हैं। अपने सास ससुर को देखकर अनामिका समझ गई थी कि विजय ने उसको जानबूझकर नहीं बताया है कुछ, क्योंकि अगर वो मुझे बता देता तो मैं इन्हें आने के लिए मना कर देती। वो मन ही मन में सोच रही थी, लेकिन ये लोग यहाँ आ कैसे गए, क्योंकि विजय तो खुद ही नहीं चाहता कि उसके अम्मा बाबूजी यहाँ रहने के लिए आएं। फिर ये सब कैसे हो गया? अम्मा और बाबूजी घर के अंदर आ गए, लेकिन अनामिका वहीं पर खड़ी थी। बाबूजी ने कहा, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? वहाँ क्यों खड़ी हो गई? कोई और भी आ रहा है क्या? नहीं नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। तभी बाबूजी बोले, बहू कैसी हो, सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं? अम्मा जी बोली, हम लोग ठीक हैं बहू। तुम लोग बहुत दिनों से हमसे मिलने नहीं आ पाए थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम ही मिलकर आ जाते हैं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। श्याम प्रसाद जी और राधिका जी ने सपने में भी नहीं सोचा था जो उनके साथ अब इस घर में होने वाला है। शाम को विजय ऑफिस से घर आया तो अनामिका ने उससे कहा, सुनो जी, इस बार अम्मा बाबूजी आए हैं ठीक है, पर अगले साल बाबूजी रिटायर हो जाएंगे। फिर ये ना कहना कि वो हमारे साथ आकर रहेंगे। मैं अपने बच्चों और आपका देख लेती हूँ, यही बहुत है। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और दिन गुजरने के साथ साथ अनामिका का व्यवहार श्याम प्रसाद जी और राधिका जी के साथ में बहुत ही बुरा होता चला गया था। अनामिका अब दोनों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। वो उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। एक दिन अनामिका ने अपने पति से कहा, अब आपकी अम्मा से मैं जितना काम कहती हूँ वो बस उतना ही काम करती हैं, अपने मन से तो एक काम नहीं करती। मैं कल बस इतना ही बोली कि अम्मा जी मैं रसोई में काम कर रही हूँ, आप झाड़ू लगा दीजिए, तो बस झाड़ू लगाकर बैठ गईं। ये नहीं हुआ कि झाड़ू के बाद पोछा भी कर दे। और कुछ कहती हूँ तो बाबूजी उनकी रखवाली में तनकर खड़े हो जाते हैं और मुझे सुनाते हैं कि इस उम्र में अपनी सास से काम करवाओगी। अरे इस उम्र में 4 रोटी खा सकती हैं तो क्या कुछ काम नहीं कर सकती? अनामिका अपने पति विजय से कहती है। विजय बोला, जरा धीरे बोलो, तुम जानती हो कि बाबूजी रिटायर होने वाले हैं, फिर क्यों पंगे ले रही हो? बूढ़े लोग अक्सर गुस्से में अपना फैसला बदल देते हैं। अम्मा सीधी हैं, बहला फुसला कर घर का काम करवाया करो। बाबूजी ने घर बनवाने का निर्णय लिया है। अच्छा है, घर बन जाएगा तो अपने घर पर रहेंगे, फिर घर छोड़कर यहाँ वहाँ कहाँ जाएंगे? बस थोड़े दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो, फिर तो तुम ही उस घर की महारानी बनोगी। आखिर तुम बड़ी बहू हो। दोस्तों, कैसा जमाना आ गया है, बच्चों को अपने माँ बाप से ज़्यादा पैसों से प्यार हो गया है। अनामिका बोली, मुझे मुंगेरी लाल के सपने मत दिखाया करो, मेरे माँ बाप ने भी यही कहा था, पर देख लिया।
तुम्हारी माँ ने तो भारी भारी जेवर सब अपनी बेटी को दे दिए और सेवा मुझसे करवाती हैं। कह देती हूँ, अगर घर का काम नहीं करेंगी तो कल का ही टिकट कटवा दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अनामिका बड़बड़ाती हुई चली गई। शाम में अनामिका अपनी सास राधिका जी से बोली, अम्मा बस भगवान को दिया बत्ती दिखाने से ही सब काम नहीं हो जाएंगे। जब देखो तब बस पूजा पाठ ही करती रहती हो। घर के कुछ काम भी कर लिया कीजिए। देखिए दोपहर के बर्तन सिंक में रखे हैं, जरा उन्हें धो दीजिए, तभी तो मैं रात के खाने की तैयारी करूंगी। अनामिका के ससुर श्याम प्रसाद जी बोले, बहू क्वार्टर में तो तुम्हारी सास को सिर्फ 2 प्लेट और 2 कटोरी धोना पड़ता है, तो दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ तो बहुत सारे बर्तन होते हैं। बहू राधिका के घुटनों में दर्द भी रहता है, इसीलिए उससे ज़्यादा काम न करवाया करो, वो काम कर कर के बहुत थक जाती है। बहू अगर तुम कहो तो आज के बर्तन मैं धुल देता हूँ, राधिका तो रोज ही करती है। अनामिका बोली, बाबूजी आप भी हद करते हैं, मैं भी तो पहले गिनकर 4 लोगों के लिए रोटी बनाती थी, पर अब 6 लोगों के लिए बना रही हूँ ना। दिक्कत तो मुझे भी है, पर मैं कभी रोती नहीं। और जब शाम में अम्मा जी आपके साथ टहलने या मंदिर जाती हैं, तब क्या घुटनों में दर्द नहीं रहता? ये कहिए कि वो मेरी मदद कर रही हैं तो आपको खटक रहा है। अब बर्तन वो धोए या आप, जिसको धोना है धो, मैं आती हूँ, इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। राधिका जी बोली, आप क्यों बहू के मुंह लगते हैं? सही तो कह रही है, हम लोगों के आने से उसका काम भी तो बढ़ गया, और खड़े खड़े बर्तन धो लेती हूँ तो क्या ही दिक्कत होगी। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिन की बात है, जाइए आप आराम कीजिए। इतना कहकर राधिका जी बर्तन धोने लगी। करीब 1 महीने बाद श्याम प्रसाद जी बोले, राधिका छुट्टी के सिर्फ 15 दिन बचे हैं, चलो कुछ दिन के लिए अपने छोटे बेटे अजय के पास हो आते हैं। उन्होंने झट फोन लगाया तो अजय की पत्नी बोली, बाबूजी माफ़ कीजिएगा, अभी आप यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, और वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपका बेटा अकेले क्या करेगा? उन्हें तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए बेहतर है आप भैया भाभी के पास ही रुकिए। वैसे भी कुछ महीने बाद आप रिटायर हो जाएंगे और घर बन जाएगा, तो हम लोग वहाँ आपसे मिलने आएंगे। फिर यहाँ आकर क्यों बेकार में अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? इतना कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया। श्याम प्रसाद जी राधिका जी से बोले, सब मेरे रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो अच्छा है, देखता हूँ मेरे रिटायर होने के बाद ये लोग मेरे लिए कितना वक्त निकालते हैं। कुछ समय बाद श्याम प्रसाद जी राधिका जी के साथ वापस लौट आए। देखते ही देखते समय बीत गया। श्याम प्रसाद जी के रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया। श्याम प्रसाद जी ने अपने जीवन की सारी बचत लगाकर घर बनवाया। सेना निवृत्त होने के बाद जो पैसे मिले थे वो भी घर के खर्च में हो गए। उन्होंने सोचा सपनों के घर में बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, मगर वक्त का तकाजा देखिए, जैसे ही वो रिटायर हुए दोनों बेटे अपनी अपनी इच्छा अनुसार बड़ा बड़ा कमरा ले लिए और बच्चों को भी एक कमरा दे दिया। एक छोटा सा कमरा राधिका जी और श्याम प्रसाद जी के हिस्से में आया। फिर भी वे खुश थे कि चलो बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश। कुछ समय बाद बड़े बेटे का तबादला उसी शहर में हो गया, तो वो अपना सारा सामान लेकर पिता के बने घर में शिफ्ट हो गया। फिर क्या था, आए दिन अनामिका के मायके से लोग आते तो कमरों की कमी होने लगती। इसीलिए एक रोज अनामिका बोली, बाबूजी आपने जो पीछे एक नौकरों के लिए कमरा बनवा कर रखा है वो भी तो बहुत बड़ा है, आपका सामान वहाँ रखवा देती हूँ। कौन सा हमारे घर में नौकर रहने आएंगे, और घर तो घर जैसा होता है। श्याम प्रसाद जी राधिका जी को देखकर बोले, क्या समय आ गया है, मेरे ही घर में मुझे नौकरों के कमरे में रहना पड़ेगा। राधिका जी बोली, बहू को बोलने से अच्छा है बेटे से बात कीजिए। शाम में विजय आया तो श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा तुम बहू को समझाओ, वो हमें नौकरों वाले कमरे में रहने के लिए कह रही है। विजय तुनक कर बोला, बाबूजी अनामिका सही तो कह रही है, यहाँ घर में आपने इतना चिकना फर्श बनवा दिया है कि डर लगता है कहीं आप फिसल कर गिर ना जाएं, और कहीं हड्डी इधर उधर खिसक गई तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। और एक बात कहूँ, बेवजह अनामिका से उलझा मत कीजिए। माँ ने तो इतने दिन आपकी बात मानी, पर जरूरी नहीं कि बहू भी माने।
बेटे का जवाब सुनकर श्याम प्रसाद जी स्तब्ध रह गए। सोचने लगे, आज भी अपनी पेंशन के खर्चे पर जी रहा हूँ, फिर भी इतनी उपेक्षा। वे अंदर तक बिलबिला उठे। बेटा बोलता हुआ वहाँ से चला गया। बेटे और पोते के साथ रहने के लालच ने उन्हें रोक लिया, वरना वे कुछ कड़वा कहने वाले थे, परंतु राधिका जी ने रोक दिया। श्याम प्रसाद जी बोले, घर की एक एक ईंट लगवाते समय मैंने कितने सपने देखे थे, वो आज एक एक करके टूट रहे हैं। अजय को देखो, कहता था घर बन जाएगा तो आऊँगा, पर बस दिवाली में आता है और अपनी परेशानियों को बताकर कुछ न कुछ पैसे ले जाता है, फिर लौट कर नहीं आता। राधिका जी बोली, अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। श्याम प्रसाद जी मुस्कुरा कर बोले, राधिका तुम्हारे बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, बच्चों के बाप बन चुके हैं। वो बोली, गुस्सा मत करो जी, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन श्याम प्रसाद जी बरामदे में राधिका जी के साथ चाय का आनंद ले रहे थे। तभी विजय वहां आकर खड़ा हो गया। श्याम प्रसाद जी ने सोचा कि कल की बातों के लिए माफ़ी मांगेगा, पर ये क्या, उसने तो फिर वही बात शुरू कर दी। बाबूजी चलिए, आज कमरा खाली करने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। देखिए अनामिका ने कितने अच्छे से उस कमरे को साफ किया है। श्याम प्रसाद जी ने कहा, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी, इतना समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। विजय ने गुस्से में श्याम प्रसाद जी की कुर्सी को इतना जोर से धक्का मारा कि वो जमीन पर गिर पड़े और बोले, बुढ़ऊ, मैं सोच रहा था प्यार से समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे, पर नहीं, तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तुम्हारे लिए मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा होता बाबूजी, अगर समय रहते ही तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। विजय आंखें दिखाते हुए राधिका की तरफ घूर कर बोला, देख अम्मा, अगर चुटकी भर सिंदूर लगाना चाहती है तो अपने बुढ़े पति को समझा ले, वरना किसी दिन हाथ पैर तोड़कर किसी चौराहे पर भीख मांगने के लिए छोड़ाऊंगा। फिर ना कहना कि बेटे ने समझाया नहीं। विजय की उल्टी सीधी बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। राधिका जी ने उन्हें सहारा दिया और दूसरी कुर्सी पर बिठाया। अपनी बातें कहकर विजय वहां से तमतमाता हुआ निकल गया। श्याम प्रसाद जी ने राधिका जी की तरफ देखा तो राधिका जी ने कहा, चलो जी, कुछ दिन वहां रहकर देख लेते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो इस कमरे में आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब पत्नी के सामने श्याम प्रसाद जी को कुछ कहते नहीं बनता था, तो वो चुपचाप वहां से अपना सामान लेकर चले गए। उस कमरे से बाहर क्या गए, बेटे बहू के मन से भी उतर गए। पहले से ही बेटा बहू इज्जत नहीं करते थे, अब तो बेटा बहू मुश्किल से उन्हें रोटी के लिए पूछते थे। जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते थे, वो अपनी छोटी बहन नैना को क्या ही पूछते। नैना भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी, बस माँ बाबूजी की खबर लेती रहती थी। देखते ही देखते राधिका जी पर अपने लिए और श्याम प्रसाद जी के लिए रोटी बनाने की जिम्मेदारी आ गई। ये बात राधिका जी को अंदर ही अंदर खटकने लगी कि उनके बच्चों के पास उनके लिए फुर्सत नहीं है और ना ही मन में जगह है। जब श्याम प्रसाद जी कुछ कहते तो बेटा उन्हें चार बातें और सुना देता और समाज के डर से वो चुप रह जाते। एक दिन राधिका जी की तबीयत ठीक नहीं थी। श्याम प्रसाद जी अनामिका से जाकर बोले, बहू, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए खाना बना दो। अनामिका बोली, मुफ्त में खाना नहीं बनता है, पेंशन के जितने पैसे आते हैं वे तो आप लोग अपनी दवाइयों में खर्च कर लेते हैं, और रिटायर होने पर जो पैसे आए उसे इस घर में लगा दिया। अब ये घर क्या सिर्फ हमारे नाम पर रहेगा, देवर जी भी तो हिस्सा लेंगे ना, फिर हम क्यों आपकी रोटी बनाते रहें। ये लीजिए, घर में कुछ ब्रेड रखा है, ये खिला दीजिए। इतना कहकर अनामिका ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचारे श्याम प्रसाद जी पड़ोसियों के पास जाकर रोटी कैसे मांगते, तो लोग भी क्या कहते, बेटे बहू साथ में रहते हैं और ये भीख मांग रहा है। वे बस आंखों में आंसू और हाथ में 4 ब्रेड लिए राधिका जी के पास आए। राधिका जी बोली, मेरे लिए क्यों किसी से भीख मांगते हो। श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। राधिका जी बोली, अब ऐसे आपको देखूंगी तो चैन से वहाँ भी नहीं रह पाऊंगी, बस एक आखिरी बार पानी पिला दो
ताकि मैं चैन से आंखें मूंद सकूं। श्याम प्रसाद जी बोले, राधिका मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, यहाँ कोई नहीं है मेरा अपना। इतना कहकर जैसे ही श्याम प्रसाद जी ने राधिका जी के मुंह में एक घूंट पानी डाला, उन्होंने आंखें बंद कर ली। श्याम प्रसाद जी ने नैना को फ़ोन किया। नैना घबरा गई और बोली, बाबूजी क्या बात है, इतनी रात गए आपने फ़ोन किया। वो बोले, नैना तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, बस अब हम भी जाना चाहते हैं। नैना को कुछ समझ नहीं आया, वो रोने लगी। तभी उसके पति मानव नींद से उठे और बोले, क्या हुआ नैना? वो बोली, मानव गाड़ी निकालिए, माँ हमें छोड़कर चली गईं। रोते रोते उसने भाई को फ़ोन किया तो विजय आश्चर्य से बोला, शाम तक तो भले चंगे थे, अब क्या हो गया? नैना को आश्चर्य हुआ कि एक ही घर में रहते हुए उन्हें कोई खबर नहीं। बहरहाल वो वहाँ पहुँची, अपने पिता से लिपटकर बहुत रोई, पर पिता तो जैसे पत्थर की मूर्ति हो गए थे। बेटी के बार बार पूछने पर श्याम प्रसाद जी ने सारी बात बताई। सारी विधियां पूरी होने के बाद उसने भाइयों से कहा, अब बाबूजी को आप लोगों की ज़रूरत है, उन्हें पीछे के कमरे में अकेला मत रखिए। विजय बोला, मेरा भी ट्रांसफ़र होने वाला है, पर माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ बताया नहीं। दोनों भाइयों ने आपस में बात की और बोले, क्यों ना मकान और अन्य जायदाद को बेचकर बाबूजी हमारे साथ चलें। पर श्याम प्रसाद जी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। नैना ने बहुत कहा तो वे बोले, बेटा यहाँ तुम्हारी माँ की यादें हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और आस पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं, कोई परेशानी हुई तो तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर सब अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। समय बीता। एक दिन नैना पिता से मिलने गई तो श्याम प्रसाद जी बहुत परेशानी से बोले, मैंने कुछ बहुत ज़रूरी कागजात अपने वकील मित्र के पास रखे हैं, अपने भाइयों को भी इस विषय में बता देना। उस दिन नैना ने उन्हें बहुत अच्छे से खाना खिलाया, उनके साथ बातें की और उन्हें सुलाकर अपने कमरे में चली गई। उस रात जो वो सोए तो फिर वो सुबह भी नहीं उठे। खबर पाकर दोनों भाई आए, संस्कार किया और सारे रिश्तेदार चले गए। तो नैना भी अपने घर चली गई। उसके जाते ही दोनों भाई और भाभी पूरे घर में हर जगह जेवर और वसीयत के कागजात ढूंढ रहे थे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। जब उन लोगों ने श्याम प्रसाद जी के मित्र वकील अंकल से पूछा, तब उन्होंने कहा कि हाँ, सब मेरे पास सुरक्षित है, पर समय आने पर तुम लोगों को सब मिल जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ध्यान रखना, उस दिन नैना का होना बहुत ज़रूरी है। समय बीता, माँ बाप क्या गए, भाइयों ने तो हालचाल पूछना भी छोड़ दिया। करीब 1 साल होने पर विजय ने फ़ोन किया, नैना कैसी हो? नैना बोली, अच्छी हूँ भैया, कैसे याद किया? विजय बोला, अरे बहन को याद करने के लिए भी कोई वजह चाहिए। सुनो, तुम्हें खबर देने के लिए फ़ोन किया था कि अम्मा और बाबूजी का एक ही दिन श्राद्ध कर रहे हैं। अजय भी अपने परिवार के साथ आ रहा है, तो बाबूजी के घर पर ही उनका श्राद्ध करेंगे। हाँ, तुम अकेली मत आना, मेहमान जी को भी अवश्य लेकर आना। नैना सोच रही थी, अचानक भाई के मन में इतना प्यार कैसे आ गया। कल छोटे भाई अजय ने भी फ़ोन किया, उसके शब्दों में भी चाशनी घुली हुई थी। नैना को आश्चर्य हुआ, जो माता पिता के लिए इतने व्यंग कसते थे कि उनका सीना छलनी हो जाता था, आज सबको एकत्रित करके उनका श्राद्ध करना चाह रहे हैं। शाम में जब मानव ऑफिस से आए तो नैना ने अपने मन का दर्द हल्का किया। वो उन बीते पलों को याद करने लगी जब दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जानते हैं मानव, माँ बाबूजी के लिए किसी के पास समय नहीं था, और जब वो जाते थे तो कभी इज्जत की 2 रोटी नहीं खा पाते थे। और जब मैं उनसे सवाल जवाब करती तो दोनों कहते, तुम भी तो बेटी हो, तुम क्यों नहीं ख्याल रखती हो? मानव बोले, नैना उनको यहाँ ले आओ। नैना बोली, आप समझते नहीं, माँ नहीं मानेगी और समाज क्या कहेगा। माँ इन सब बातों को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। बस बाबूजी मुझसे बातें करके अपना मन हल्का कर लेते हैं, और आज यही मेरे भाई मुझे बार बार वहाँ आने के लिए क्यों कह रहे हैं? मानव बोले, अब बोल रहे हैं तो समाज में बाबूजी की इज्जत बनाए रखने के लिए हमें जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं छुट्टी ले लूँगा और परसों तुम्हारे साथ चलूँगा।
2 दिन बाद मानव नैना के साथ अपने ससुराल पहुंचा। भाइयों ने बड़े धूमधाम से बाबूजी का श्राद्ध निपटाया, क्योंकि सबको आशा थी कि आज अच्छा खासा धन मिलेगा। वहीं नैना अपने माता पिता को याद करके बहुत दुखी थी और फूट फूट कर रो रही थी। सबके जाने के बाद वकील अंकल ने सबको बुलवाया, तो मानव वहां से जाने लगे तो वकील अंकल बोले, नहीं नहीं दामाद जी, आप मत जाइए। आपका और नैना का यहाँ होना अति आवश्यक है। आपके बिना तो इस कार्यवाही का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर उन्होंने सबके सामने जेवर, नकदी और कागज निकाले। उसमें श्याम प्रसाद जी का एक लिखा हुआ खत था, जिसे उन्होंने सबके सामने पढ़ा। ये जेवर और एफडी नैना के लिए है। मेरा इतना बड़ा मकान राधिका बाल आश्रम और बुजुर्गों के आशियाने के लिए है, और उसकी देखभाल का जिम्मा मैं नैना और मानव जी को दे रहा हूँ, क्योंकि जिन बेटों को माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं है, वो दायित्व कैसे निभाएंगे। मैं तो उन्हें इस आखिरी जिम्मेदारी से भी मुक्त कर रहा हूँ। मानव हक्का बक्का रह गया। नैना सोच रही थी कि बाबूजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर छोड़ गए। अनामिका गुस्से में बोली, अच्छा तो उन्हें नौकरों के कमरे में शिफ्ट क्या कर दिया। उनका बदला उन्होंने मरते मरते निकाला। अरे अगर पता होता कि वो ऐसा कुछ करेंगे तो 2-3 साल के लिए ही सही, पर इस घर में रहने कभी नहीं आती। छोटी बहू बोली, अरे जेठानी जी, आपने तो उनके साथ जो किया वो किया, पर मैंने क्या किया था। मेरे साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया। नैना बोली, आप लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। अम्मा, बाबूजी की जिम्मेदारी का फर्ज तो किसी ने नहीं निभाया गया। एक ने कड़वी बातों के साथ कभी मेरे माँ बाप को 2 रोटी दी तो कभी वो 2 रोटी भी नहीं दी, और दूसरे ने हर वक्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया, और आज उनके फैसलों पर आप लोग उंगली उठा रहे हैं। अच्छा किया बाबूजी ने जो जाते जाते सही फैसला करके गए। मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों भाई नैना और मानव को कहने लगे, जरूर ये सब आप लोगों का किया धरा है। आखिरी वक्त में नैना ही उनसे मिलने आई थी, जरूर उसी ने कुछ सिखाया होगा। मानव बोले, हमें बाबूजी को कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाबूजी खुद समझदार थे, उन्हें भी पता था कि वे लोग आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं। काश कि आप लोगों ने अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला होता, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपके भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि आपके बच्चों ने भी देखा है कि आपने अपने माता पिता के साथ क्या किया। चलो नैना, अब बाबूजी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना भी है। नैना ने वकील अंकल से कहा, अंकल, ये जेवर बेचकर मैं बाबूजी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, और ये एफडी बाबूजी की अमानत के रूप में मेरे पास रहेगी। जब भी इस आश्रम को ज़रूरत पड़ेगी उसे भी लगा दूंगी। मैं बेटी ही सही, पर हर साल अपनी माँ और बाबूजी का श्राद्ध इसी राधिका आश्रम और श्याम प्रसाद आशियाने में करूंगी, क्योंकि जब माँ और बाबूजी थे उस समय भी इन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, तो आगे ये दायित्व मैं इन्हें कैसे दे सकती हूँ। अब जो बाबूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश करूँगी। अनामिका बोली, देखा मैं कहती थी, आपके बाबूजी जितने देखने में सीधे साधे थे, अंदर से उतने ही कपटी थे। क्या सही न्याय किया उन्होंने। अरे जब हमारे पास आते थे और मैं बनाकर खिलाती थी, उतना भी याद नहीं रहा उन्हें। नैना सामने आकर बोली, थोड़ी तो शर्म करो भाभी, तुम्हारे बच्चे भी सुन रहे हैं। जितना आपने मेरी माँ और बाबूजी के लिए किया, उससे ज़्यादा आप उनसे पैसे लेती रही थी। मुझे सब पता है, पर मैं कभी इस मामले में नहीं पड़ती थी, यही सोचकर कि आज नहीं तो कल आपको आपकी भूल का एहसास होगा और आप अपने बुजुर्गों के साथ अपना रिश्ता सुधार लेंगी। पर नहीं, मुझे तो अब ये डर है कि आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आप जैसे लोगों के साथ अब मैं भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब माता पिता के लिए ही आपके पास फुर्सत नहीं थी, तो आज मेरे लिए क्या ही होगी। चलिए मेरा आखिरी राम राम। इतना कहकर नैना अपने पिता के सपनों को पूरा करने के सफ़र पर निकल पड़ी। आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा है। बुजुर्गों के साथ और उनकी भावनाओं का तो आजकल कोई मोल ही नहीं रह गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।